मालूम है 2011 के अंदर में एक जनरल नॉन फिक्शन की कैटेगरी के अंदर में एक पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था। और इस पुलित्ज़र प्राइज़ को लेने वाले कोई और नहीं है, सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन हैं, उसके बाद रिसर्च के अंदर में घुस गए और वर्ल्ड में लीडिंग बंदा अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं तो सिद्धार्थ मुखर्जी का नाम उसमें है। और सिद्धार्थ मुखर्जी एक इतने ख़तरनाक इंटरफेस पे बैठा हुआ व्यक्ति है, दिमागी रूप से ज़रा वेन डायग्राम बनाओ। एक है डॉक्टर में ऑन्कोलॉजिस्ट, एक वेन डायग्राम, एक सर्कल बनेगा रिसर्च का, कि सभी ऑन्कोलॉजिस्ट रिसर्चर तो नहीं होते, वो एक बन गया। दो, तीसरा पर्सनल स्टेक्स, स्किन इन द गेम, कि खुद के इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस रहना डिजीज़ से और कैंसर को लेकर के, तो एक तीसरा रेल्म इसका आ जाएगा। चौथा, बीइंग अ कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर, राइटर। एक नॉन फिक्शन की कैटेगरी में एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी बात लोगों तक पहुंचाना जो अपने आप में ही लोगों को मतलब कैंसर की दुनिया के अंदर में मेरे हिसाब से अगर कोई मिसकंसेप्शन नंबर 1 पर बैठा है तो इतना ज़्यादा शक्ल की तरफ ताड़ रहा है हमारी कि क्या है वो मिसकंसेप्शन। वो मिसकंसेप्शन है कि जिस तरीके से टीबी होती है एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक तरीके की डिजीज़ अपने आप को उस व्यक्ति में किस तरीके से दिखाएगी, उस तरीके से लोग कैंसर को भी मानते हैं कि एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी वजह से गांठ बन जाती है और इसको हम कैंसर बोल देते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ, क्योंकि कैंसर अपने आप में एक नहीं कई 100 बीमारियों का एक पुलिंदा है। अब क्योंकि इन पुलिंदों को हम अलग अलग बताने बैठेंगे तो भाई पीएचडी ना हो जाएगी, ऑन्कोलॉजिस्ट ही ना बन जाएंगे सब, तो फिर हम एक नाम कैंसर चलता है। तो ये बंदा इतना पागल है कि साइंस कम्युनिकेशन का रेल्म, राइटिंग का रेल्म, वर्ल्ड के बेस्ट बीइंग अ फिजिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट का रेल्म, एक रिसर्चर का रेल्म, इन सब को, और भी एक आध छूट रहे होंगे मेरे से, इन सब के रेल्म पर, इनके सबके इंटरफेस पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। ये किताब आपको लेकर के जाएगी उस ज़माने से जब माना जाता था कि आपके शरीर के अंदर में जब ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो आपको कैंसर हो जाता है, से लेकर के आज के लेटेस्ट क्रिस्पर कैस का इस्तेमाल करके कैसे आप इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं, कार्टी सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके अंदर में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं वहाँ तक। भले से इस किताब को अपने आप में पब्लिश हुए 10-15 साल होने वाले हैं लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारा जो एडवांसमेंट्स हैं वो एफिशिएंसी पर ही हुआ है, तो जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं बदले। तो जो कहानी है, जो क्योंकि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसके अंदर में जो कैंसर को लेकर के दिया जाएगा, तो वो तो नहीं बदलने वाला है। तो बड़े आराम से कूद कूद करके आप किस किताब को मज़ा लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आज की किताब है, वैसे तो कई सेशन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, बट एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज़, जितनी भी बीमारियां हैं उनका राजा। इसके नाम की उत्पत्ति से लेकर के, माइंड यू, जिस पर आज तक लोग कंफ्यूज हैं कि किसका नाम पड़ा कैसे, से लेकर के मिस्र की सभ्यताओं में किसको दिखी थी, इसके क्या एंशिएंट प्रूफ हमको मिलते हैं, क्यों आखिर लोग कहते हैं कि अभी जो है कैंसर बढ़ने लगा है, क्या डेटा इस बात को सपोर्ट करता है, और क्या जो आमूमन जो इलाज देखने के लिए मिलते हैं वो कितने सही हैं, इतिहास में हमने कब से इसको किस तरीके से ट्रीट करना शुरू किया, और कि कहाँ पर आज की तारीख़ में हम मौजूद हैं, ये सब कवर होगा हमारी आज की इस किताब में, बाय सिद्धार्थ मुखर्जी, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़। सन 2003 में अपनी मेडिकल रेजिडेंसी कंप्लीट की और उसके बाद अपना जो ग्रेजुएट वर्क है वो कैंसर इम्यूनोलॉजी के अंदर में किया। मतलब
धीरे धीरे बहुत सारी तकनीक और टेक्निक हो सकती थी कि जिसके ज़रिए हम कैंसर से अपनी लड़ाई को करते, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे, चाहे नॉर्मल एक्सकेवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू हो से लेकर अलग अलग तरह की कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, और उसके बाद में जाकर के जो हमको लगता है कि जो सबसे कारगर चीज़ सिद्ध हुई वो थी इम्यूनोथेरेपी, और चलेंगे इसके आगे भी। लेकिन ये बंदा 2003 में ही अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो कैंसर इम्यूनोलॉजी, केवल और केवल कैंसर नहीं, केवल कैंसर इम्यूनोलॉजी के अंदर में लेकर के बैठा हुआ था, दैट टू दुनिया की सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में, डेना फेबर कैंसर इंस्टीट्यूट्स मैसाचुसेट्स के अंदर में जो से किया है अपनी डिग्रीज़ को कंप्लीट किया है, तो मतलब वर्ल्ड के लेवल पर। और भाई मैं बता नहीं सकता, ये बंदा ही इज़ लाइक, जस्ट इमेजिन, अगर इफ़ यू हैवेंट सीन सिद्धार्थ मुखर्जी, तो अगर कोई पर्सनालिटी इस बंदे के आसपास भटकती है दिखने में तो वुड बी थोड़ा सा जैकी श्रॉफ ले लो आज वाला, थोड़ा सा राजकुमार जानी वो वाले, इन दोनों को ज़रा तुम मिलाओ, अब मिला करके जो पर्सनालिटी निकलेगी दिखने में, थोड़ा सा बोलने के तरीके में भी, उसमें थोड़ा सा बंगाली क्योंकि ही इज़ फ्रॉम बंगाल थोड़ा छोंका लगा दो, और एक जो पर्सनालिटी निकल कर के आएगी, ये बंदा जो तुम्हें अभी इमेजिन कर पा रहे हो ना इस बंदे को, दिस इज़ सिद्धार्थ मुखर्जी। इसको बोलते बोलते ही, पढ़ते पढ़ते ही ख्याल आ रहा है कि दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो कि सुनना पसंद करते हैं ऑडियो, एक वो जो देखना पसंद करते हैं, एक वो जो केवल पढ़ना पसंद करते हैं। अब पढ़ने वालों से तो जो पढ़ रहा होगा वो बुक लेकर के बैठा होगा, वो इस आवाज़ को तो नहीं सुन रहा है एटलीस्ट, लेकिन ये दो जो लोग हैं जो सुनना पसंद करते हैं और सुनना देखना पसंद करते हैं, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको देखना पसंद है, तो कैंसर के ऊपर ही और द जीन जो बुक हम भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं, दोनों के ऊपर ही ये सिद्धार्थ मुखर्जी की पूरी सीरीज़ हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप, जिसके अंदर में लिटरली यू विल बी एबल टू सी दोज पर्सन्स जिनको पहली दफ़ा वो नए इलाज मुहैया कराए जा रहे हैं, और किस तरीके से जो सर्टेन डेथ थी वहाँ से कुछ लोगों को बचा करके लाया गया, और दैट विल सेट एन एग्ज़ाम्पल, पायनियरिंग वर्क है, और किस तरीके से आगे ले जाया जाएगा तो आम जनता तक वो चीज़ पहुँचेगी। और रिकमेंडेशन का जिक्र आया तो एक और इमेज जो हमेशा मेरे दिमाग में उभरती है वो है जेनिफर डाउटना और सिद्धार्थ मुखर्जी की एक टॉक। ये दोनों बात कर रहे हैं अपने रेल्म के पार की। अगर आप जेनिफर डाउटना को नहीं जानते हैं तो फिर वो क्या कर रहे हो भाई नहीं कोई बिल्कुल भी कोई ज़रूरी नहीं है। जेनिफर डाउटना हमारे जीन एडिटिंग की दुनिया में जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट चीज़ चल रही है, जिसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको बहुत कम समय में नोबेल प्राइज़ दे दिया जाता है, तो जेनिफर डाउडना को CRISPR-Cas9, मतलब और भी हैं बट CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग के इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और इन दोनों की बातें और उसमें किस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि जो जीन एडिटिंग है और कैंसर है, किस तरीके से क्या इसके एथिकल मायने होंगे, तो ये एक जो टॉक है वो आप देख सकते हैं। केस नंबर 1, कार्ला टीचर हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, भागती रहती हैं उनके पीछे थकती भी नहीं है। लेकिन अभी ना 1 महीना हो गया है, 1 महीने से बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी है। सुबह सुबह उठती हैं तो कभी कभी पीठ पे कुछ ब्रूजेस से बने होते हैं, स्टिग्मेटा बोलते हैं इसको। अक्सर इसकी कहानी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में देखने की मिलेगी कि किस तरीके से जब शैतान आता है तो वो आपके शरीर पर चोट दे के चला जाता है, इसको स्टिग्मेटा कहते हैं। लोग अक्सर डॉक्टर के साथ साथ पादरियों को भी दिखाने जाते थे, तो पादरी कहता था कि शैतान का साया है तुम पे, कुछ गलत किया है तुमने। बट उनको क्या मालूम कि कितने तरीके की डिजीज़ और एग्जिस्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती थी।
और ब्रूजेस भी कुछ ऐसे कि जो 1 महीने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर कुछ समय बीतता है तो आ जाते हैं। तो ये पैरेलल भी ड्रॉ करता है कि कभी कभी लोग जब बोल देते होंगे कि नहीं आप प्रे कीजिए, और प्रे करने पर वो ब्रूजेस चले जाते हैं, तो आपको लगता है आपका विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ होता नज़र आता है। बट बहरहाल अब काला जो है 1 महीने से बहुत हालत ख़राब है, बहुत थक जाती है। सुबह उठती हैं 12-16 घंटे भी सोती हैं, तो थोड़ी देर के पीछे फिर उनको नींद आने लगती है, फिर सोफ़ा ढूंढने लगती हैं, फिर सोफ़े पे लेट जाती हैं। वो औरत जो बच्चों के पीछे भागते नहीं थकती थी, उनको खिलाते नहीं थकती थी, अब उसका सीढ़ी चढ़ना भारी पड़ रहा है। जो गम है, जो मसूड़े हैं, थोड़े से सफ़ेद से होते नज़र आ रहे हैं। इन महीनों के दौरान में 2 बार डॉक्टर के पास भी जाना हुआ, लेकिन कोई टेस्ट नहीं कराए गए, ना तो कोई चीज़ हुई। और सर दर्द रहता था तो डॉक्टर ने सर दर्द के लिए एस्पिरिन दे दी, लेकिन उससे सर दर्द में तो कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा मिला नहीं। लेकिन जो मसूड़े हैं उनमें से खून जो है और ज़्यादा रहने लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एस्पिरिन जो है वो ब्लड थिनर की तरह भी इस्तेमाल की जाती है। अब एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। बड़े बड़े लफाजे में जाने का हमें वैसे भी शौक़ नहीं, बट एक आइडिया कि अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि ये आयुर्वेदिक दवा ले लीजिए, इस दवा का जो है असर है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये होम्योपैथी दवा ले लीजिए, इसका असर है, बेहतरीन असर करती है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखिए, अगर कोई चीज़ है जिसका कि इफ़ेक्ट है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, क्योंकि ये बात मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रही है। जिस तरीके से अगर आपके पास एक ताला है और आपके पास एक चाबी नहीं है, आपके पास चाबियों का गुच्छा है और वो चाबियाँ सेम सेम सी दिखाई देती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक चाबी लगा करके देखने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि लगे, हो सकता है कि ना लगे, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं। जिस तरीके से माँ बोलती है जब बेटा पालक ले आ, और बच्चा सरसों ले आता है, या बोला माँ ने बोला सरसों ले आ साग बनाने के लिए, बच्चा मेथी ले आता है, तो वो उसको लगता है कि ये और ये अलग अलग होते हैं क्या। जिस तरीके से लोग घी और डालडा में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसे टेस्ट करा करो। तो ये काम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हो रहा है। जो चीज़ थोड़ी थोड़ी सिमिलर लुकिंग होगी, थोड़ी थोड़ी सेम सेम सी दिखती होगी, तो वो 2 जगह घुस सकती है। और यही होता है हमारे एस्पिरिन के साथ। एस्पिरिन का काम जो हम चाह रहे थे, वो तो चाह रहे थे कि वो इन्फ्लामेशन को कम करे। मतलब जब कार्ला गई कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा हमने पढ़ा हुआ है कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे शरीर में एक एंजाइम है। वो एंजाइम क्या जाएँ डिटेल में, चलो चले जाते हैं, बोल देता हूँ। कॉक्स 2 है, 2 एंजाइम है, कॉक्स 2 है, कॉक्स 1 है। अब दोनों की जो पॉकेट है वो सेम सेम सी है, मतलब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसमें छू के जा सकते हैं। तो चाह तो हम ये रहे थे कि कॉक्स 2 पर जा कर के ये एस्पिरिन बाइंड करे और इन्फ्लामेशन को होने से रोके, लेकिन क्योंकि शक्लो सूरत वही घी डालडा सरसों पालक वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर जो सिमिलर लुकिंग चीज़ें हैं वो भी जा कर के एक्ट करने लगती हैं। तो वो कॉक्स 2 को तो छुआ उसने, थोड़ा सा कॉक्स 1 को भी छू दिया। तो जो उसका एक इफ़ेक्ट था जो कि कॉक्स 2 की वजह से आ रहा था, जो कि इन्फ्लामेशन कम करने में या सर दर्द कम करने के लिए उनको हेल्प कारगर साबित हो था, लेकिन उसका एक और साइड से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आता सा नज़र आया, और वो था कि कॉक्स 1 को जब वो छू जाता है, मतलब कि जब कॉक्स 1 की वजह से थोड़ा सा आप प्लेटलेट ठीक से उतना अच्छे से आपका ब्लड को रोकने में कारगर साबित नहीं होंगे, तो उसको आसान भाषा में हम बोल देते हैं कि जी ब्लड थिनर हो गया, पतला हो गया, अब मसूड़ों से जो खून है वो निकलता हुआ नज़र आएगा। तो गलती से भी ये ना सोचें कि मैं किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल्स आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आइडिया वॉज टू कम्युनिकेट कि किस तरीके से एक चीज़ जिसका इफ़ेक्ट है, वहीं ये संभावना भी पैदा होती है कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के लेवल पर चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, तो किसी एक पॉकेट में फिट हो सकती है। बाहर की दुनिया के अंदर में, पेड़ के अंदर में मॉर्फिन
जैसे कंपाउंड्स पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि पेड़ ने बनाए हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता कंपाउंड दिखने में मिलता जुलता कंपाउंड मेरे शरीर के अंदर में भी मौजूद है। और क्योंकि मेरे अंदर मौजूद है एंडो, और मॉर्फिन जैसा दिखता है तो एंडोमॉर्फिन, मतलब कि एंडोर्फिन, मतलब कि जब आप कुछ तीखा खाते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद एंडोर्फिन प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका खुद का पर्सनल पेन किलर है, आपको खुद को थोड़ा सा राहत प्रोवाइड कराने में कारगर है। लेकिन ये सेम लुकिंग कंपाउंड पेड़ क्यों बना रहा है? क्योंकि पेड़ भी तो मॉर्फिन बना रहा है, और जो कि अगर हम लें तो मेरे एंडोर्फिन से कई गुना ज़्यादा तगड़ा इफ़ेक्ट दे सकता है, क्योंकि उसका जो पेड़ बना रहा था, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और मेरा जो शरीर बना रहा था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़े सेम से हैं, लेकिन गलती से रैंडमनेस की वजह से वो जो मॉलिक्यूल बाहर पेड़ बना रहा था इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चिपक पाता है मेरे शरीर में, जहाँ भी उसको चिपकना होता है और अपना इफ़ेक्ट दिखाना होता है। इसलिए मेरा एंडोर्फिन उतना तगड़ा पेन किलर का काम नहीं कर सकता जितना तगड़ा अगर मैं बाहर से लोगों को दूं मॉर्फिन, और वो जितना तगड़ा पेन किलर काम करेगा। और इंटरेस्टिंगली इनफ इसका इस्तेमाल हम कैंसर के अंदर में बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी के अलग अलग वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। और चूँकि बात हो रही है इसी चीज़ को लेकर के कि कैंसर में कितना बुरा दर्द होता है और कितना ज़्यादा तगड़े तरीके से आपको, चाहे ओपियोइड्स बेस्ड हों, चाहे पेन किलर जो दिए जा रहे हैं वो अलग अलग पोटेंसी के दिए जाते हैं, और जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर में एक ख़ानदान है, सैकलर ख़ानदान। सैकलर ख़ानदान राज करता है एक फार्मा कंपनी, पूरी की पूरी ख़ानदान की है, प्रोडू फार्मा। प्रोडू फार्मा वो कंपनी है जिसके ऊपर HBO की भी सीरीज़ है डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में, नेटफ्लिक्स में नॉर्मल वाली सीरीज़ है, HBO की एक और नॉर्मल वाली सीरीज़ है, इसका डोप सिक या डोप स्टिक करके नाम है। एक ऐसे ही प्रोडू फार्मा का जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री है वो भी है। आइडिया के कैसे आम लोगों को भी नॉर्मल छोटी छोटी परेशानी के लिए भी लोगों को जो ओपियोइड बेस्ड ड्रग्स हैं वो सजेस्ट की जाने लगी, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकॉन्टिन, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, और अमेरिका के अंदर में लोगों को धीरे धीरे आदत लग गई, और ये आदत बहुत 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 बड़ा केस हुआ था। तो इफ़ यू वांट, ये 3 चीज़ें, एक नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज़ है, एक HBO, एक हुलू की है मेरे ख्याल, एक हो गई नेटफ्लिक्स की, एक हो गई HBO की, एक हो गई हुलू की, ये 3 सीरीज़ है, जिसमें से हुलू वाली मुझे सबसे नंबर 1 पर, फिर उसके बाद HBO, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स, अगर मेरे को जज करना हो तो। तो पिछले कुछ मिनट रहे केवल इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए कि अगर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट है तो इस बात की संभावना बिल्कुल पैदा होती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। और मॉडर्न मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर में हम ये बात पुख्ता करते हैं, पकड़ते हैं उसकी गर्दन, ढूंढते हैं, जानते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या आपको चीज़ें सामने आई। लोगों को लगता है कि आपने, फार्मा कंपनीज आज सोचती हैं, ड्रग बनाती हैं, कल से बेचना शुरू कर देती हैं। एक ड्रग को किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आने से लेकर के, और उसके पास अगर सारी सहूलियतें उसकी फिंगर टिप्स पे मुहैया हैं, उस ड्रग को मार्केट में आने तक में 10 से 15 साल तक लग जाते हैं। अलग अलग लेवल पे ट्रायल्स होते हैं, हमने कई सारे प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज़ किया है। नो डाउट दुनिया के किसी भी प्रोसेस की तरह इस प्रोसेस में भी खामियां हैं, इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, लेकिन दिस इज़ वो बेस्ट वी हैव गॉट टिल डेट फॉर राइट नाउ, एंड दैट इज़ डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स विच डिफाइंस कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। किसी भी ड्रग को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम 2 लोगों को आंखें फोड़ देते हैं, 2 लोगों की। एक है डॉक्टर की आंखें और एक है पेशेंट की आंखें। मतलब कि न तो डॉक्टर को पता हो कि वो एक्चुअल में किस पेशेंट को असल में दवाई दे रहा है, और न ही आपके पेशेंट को पता हो कि वो किसको दवाई दे रहा है, किसको चीनी दे रहा है। और फिर जब डेटा तीसरा कोई व्यक्ति एनालाइज करता है तब हमें पता चलता है अच्छा कि ये एक्चुअल में काम कर रही है या लोगों को लग रहा है कि काम कर रही है। और क्या है जो इसके
साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि वो और क्या क्या चीज़ें हैं, चक्कर आता है, उल्टी आती है, नौजिया होता है, कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये चीज़ की गई। किसी भी होम्योपैथिक, किसी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर में दवाइयों को इस पर्टिकुलर आपके पैंतरे पर उतारा ही नहीं जाता है, क्योंकि अगर आपने उतारने की कोशिश की भी तो वो हो गया ना मॉडर्न मेडिसिन। द मोमेंट आपने किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लेवल पे चले गए, और मॉलिक्यूल के लेवल के अलावा आपने बोला कि इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। लोग अक्सर पूछते हैं मेरे से कि आखिर आप इतना अगेंस्ट क्यों हैं। तो चलिए एक और तरीका सोचने का। लोग कहते हैं कि ये जो अश्वगंधा है इसके अंदर में फला फला प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे ये चीज़ जो है सही हो जाती है। हम जानते हैं ना कि उसके अंदर में अश्वगंधा की तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। अब उसके अंदर में कम से कम नहीं तो 1000 तरीके के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें से कोई एक तरीके का मॉलिक्यूल है जिससे कि वो पर्टिकुलर चीज़ हो रही है। जिस तरीके से हल्दी है तो हल्दी की पूरी हल्दी के अंदर में मिलने को तो 100 कंपाउंड मिलेंगे, 100 केमिकल अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से करक्यूमिन एक वो कंपाउंड है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं कि अच्छा अच्छा ये पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसको हम एक्चुअल में एनालाइज करना चाहते हैं। तो द मोमेंट आप मॉलिक्यूल के लेवल पर आए, आपने पहला कदम रख दिया कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पेसिफिक। एक कमरा है जिसके अंदर में प्लम्बर भी हैं, लकड़हारे भी हैं, मटका बनाने वाले भी हैं, मिट्टी के मूर्तिकार हैं, साजकार हैं, पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, गायक हैं, और आपके घर में नल का ख़राब है, ठीक है। और एक और कमरा है जिसके अंदर में केवल और केवल प्लम्बर हैं। आपको अगर मैं पूछूं कि किस रूम से आप क्या नहीं कर सकते, आप बंदे को देख नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं, केवल और केवल आप कमरे में हाथ डाल सकते हैं और हाथ डाल करके एक बंदा खींच के निकाल सकते हैं और आपको उसी से काम कराना पड़ेगा। तो आप क्या चुनेंगे? आप बोलेंगे यार ऑफ कोर्स मैं वो को पर्टिकुलर रूम चुनूंगा जिसमें केवल और केवल प्लम्बर है, क्योंकि मैं कभी भी हाथ फेंक के मारूंगा और बंदा जो निकलेगा वो प्लम्बर ही निकलेगा। अब जो दूसरा रूम है उसके अंदर में मैंने ऐसे गर्दन पकड़ी तो कल सिंगर निकल आया कि अब क्या गाना गवाऊँ, क्या उससे मल्हार गवाऊँ पानी निकलवाने के लिए। तो यही हालत है जब लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पत्ता खा लीजिए, इस पत्ते को पीस लीजिए और इस पत्ते को खा लीजिए, तो असल में आप वो पत्ते के साथ साथ क्या कर रहे हैं, उस पत्ते के अंदर में वो क्लोरोफिल भी है, वो मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर में 100 तरीके के कंपाउंड भी हैं, और उनमें से आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जो कि काम करेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है काम करेगा और आप उस कैसे भी करके पहुंच गए उस तक, तो आपने पहला कदम रख दिया ना मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया के अंदर में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की दुनिया के अंदर में, कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गए, आप उस मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। अब दूसरी कहानी शुरू होगी कि क्या ये मॉलिक्यूल कितना कारगर है, किस तरीके से काम करता है, मॉलिक्यूलर इसकी इंटरेक्शंस क्या हैं। और अगर आपने डबल ब्लाइंड कंट्रोल करने की कोशिश भी की, और अगर ये काम किसी आयुष मंत्रालय के पारित किए हुए किसी भी कॉलेज के अंदर में भी अगर ये काम हो रहा है, तो ये काम मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ही आएगा, ये काम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर में ही आएगा। वो भले से कॉलेज का नाम हो जाए कि हमने तो देखो प्रूफ कर दिया कि हल्दी के अंदर में ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, ओके फाइन, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रूविंग। उनको लग रहा है कि वो आयुर्वेदा का पार्ट है, लेकिन वो पार्ट असल में मॉडर्न मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ही है। मॉडर्न शब्द के अंदर में उसका मॉलिक्यूलर आस्पेक्ट भी आते हैं, एविडेंस बेस्ड उसका सेकंड पार्ट है। मतलब कि शुरुआत में आप चाहेंगे कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पर इतने ज़्यादा सटीक हो जाएं, क्योंकि सटीकता ही वो पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आपको मॉडर्न मेडिसिन दिलाता है। लोगों को अक्सर आपने बोलते सुनो, अरे आपका खून गंदा हो गया है, आपका खून गाढ़ा हो गया है, आपका खून क्या है, वो गंदगी क्या है, वो गाढ़ापन क्या, विस्कोसिटी का टेस्ट कर रहे हैं आप? जो आपने कहा कि आपका खून में टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो क्या है टॉक्सिक चीज़? क्योंकि द मोमेंट आप स्पेसिफिक होते जाएंगे, आप मॉडर्न और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के करीब पहुंचते जाएंगे, चाहे वो हो होम्योपैथी के डिपार्टमेंट में रहा हो या आयुर्वेदा के, यूनानी, सिद्धा, चाइनीज़, जर्मन, जिस किसी के लिए हो रहा हो। तो हम बात कर रहे थे कार्ला की, बीच में हम थोड़ा सा डाइग्रेस किए, लेकिन वापस वहीं से आ जाते हैं। कार्ला को अब हॉस्पिटल गए हैं, दोबारा से जांच शुरू हुई है, और प्रॉब्लम ये है कि अब की बार जब कार्ला का ब्लड निकाला गया तो वो टिपिकल ब्लड जैसा तो लग ही नहीं रहा है।
थोड़ा सा पेल है, डाइल्यूटेड है, और काला चली जाती है ब्लड दे करके। और फिर जब तक अगली बार कॉल आता है तो बोलता है कि हमको आपका ब्लड ना दोबारा निकालना पड़ेगा। और मतलब कि काला बोलते तो मैं कब आऊँ? अभी, अभी आओ। दोबारा जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब भी ऐसे पेशेंट्स का ज़िक्र होता है तो पूरा का पूरा अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि एक्यूट केस है ल्यूकेमिया का। क्योंकि हर फैमिली के अंदर में भी ये चीज़ अब नहीं, मतलब कि चलो अब तो सबका नहीं, अपना बता सकते हैं। तो सेम मेरे नाना, सो ही हैड ऑल्सो ल्यूकेमिया। माय रियल बुआ, माय रियल कज़न, फर्स्ट डिग्री कज़न, और भी बहुत लोग तो अलग अलग तरीके के कैंसर रहे। अभी अभी बोलते बोलते ही एक ख़्याल मुझे आया, क्योंकि जैसे मैंने ल्यूकेमिया शब्द सुना तो ल्यूकेमिया शब्द सुनते एकदम से वो याद ताज़ा हो जाती है। कालरा की दोबारा ब्लड रिपोर्ट्स ले आई हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, मिलियंस की फॉर्म में पहुंच चुकी हैं। अक्सर वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में 11,000 प्रति डेसीलीटर, जहाँ तक ऐसे नंबर मैटर नहीं करता, वो तो कोई भी अब जेब में से निकालेगा और लगा लेगा। मतलब जो उसकी रिपोर्ट्स आई वर्सेस जो नॉर्मल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस था, और रिलेटिव आरबीसी का अमाउंट भी कम होगा, जिसकी वजह से 1/3 पहुंच चुका था, जो कि इस बात को बता रहा था कि जो लथार्जिक रहेगा, जो मतलब जान निकली रहेगी हर वक्त, वो उसका भी प्रमाण है। चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन चूँकि इंसान एक बार में एक ही लाइन बोल सकता है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वी आर डीलिंग विद अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने आप को, ये जो ल्यूकेमिया है अपने आप को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म के अंदर में मैनिफेस्ट करेगा। अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं और होते हैं इसके अंदर में। सेल्स के हाव भाव बदल जाते हैं। आप जैसी सेल आम दिनों में दिखती है वैसी नहीं दिखती, थोड़ी बोराई सी दिखती है, पगलाई सी दिखती है। बहुत कम समय के अंदर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाना चाहती है, उसकी शक्ल सूरत सी बदलती नज़र आती है, पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती और काम पे निकल जाती हैं सेल्स तो उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने में, इसलिए बायोप्सी का एक बहुत बड़ा रोल है पैथोलॉजिकल लैब्स के अंदर में, कि आप बायोप्सी कराने की कोशिश करते हैं। मौत आज के समय में इसलिए भी है कि जो सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कैंसर को लेकर के, उनमें से टॉप में एक है कि अगर आपने कैंसर का टेस्ट कराया और जिसमें कि बायोप्सी अगर आपने कराने की ज़हमत उठाई या कराई, या मैमोग्राफी कराने की ज़हमत उठाई या कराई, वो असल में एक्चुअल रीज़न है आपके कैंसर होने का। अब विच इज़ नॉट फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ कि इसका तो कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बट ये पर्टिकुलर मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का अंतर है कि मिस इन्फॉर्मेशन व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि शायद इस व्यक्ति को जानकारी के अभाव में वो व्यक्ति बोल गया और उसको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, या वो बात फैल गई और उसकी वजह से वो जो जानकारी थी वो मिस होकर के जनता तक पहुंच गई। लेकिन जो इन लोगों के लिए जो एक्चुअल शब्दावली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो वोकैबुलरी इस्तेमाल में लाई जानी चाहिए, वो वोकैबुलरी है डिस इन्फॉर्मेशन। कि जब आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर चीज़ को आप फैला रहे हैं वो एग्जिस्टिंग नॉर्म से इस तरीके से अलग है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसको मैं जब दूसरी नज़र से तीसरे व्यक्ति की तरह, थर्ड पर्सन की तरह देखूंगा, तो मैं इसको डिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ये एक नज़रिया है बस सोचने का कि डॉक्टरों का मेंटल इम्यूनाइजेशन होता है। एक शब्द है डिसेंसिटाइजेशन। सिद्धार्थ मुखर्जी बोल रहे हैं कि जब ये पेशेंट आने लगते हैं और अभी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ उन लोगों को ट्रीट करते हुए, तो मौतें इस पर्टिकुलर रेल में तो बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी, मगर धीरे धीरे आप इम्यूनाइज होते जाते हैं इस पर्टिकुलर तरीके की चीज़ों से। मुझे अगर इसको बोला जाए तो मैं इम्यूनाइजेशन के बजाय
डिसेंसिटाइजेशन, और डिसेंसिटाइज कभी कभी हम नेगेटिव कॉनोटेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं कि यू आर नॉट बीइंग एम्पैथेटिक राइट नाउ, व्हाई आर यू बीइंग डिसेंसिटाइज तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, एम्पैथी के अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डीपर ये कॉन्सेप्ट जाता है। आप किसी कमरे में घुसते हैं, आपको स्मेल आ रही होती है, थोड़ी देर के बाद आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है, आपका डिसेंसिटाइजेशन हो गया ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का। कोई नया बंदा उस पर्टिकुलर रूम में घुसता है तो उसको बोलता है कि ये स्मेल क्या आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे तो नहीं आ रही है क्योंकि यू आर बीइंग डिसेंसिटाइज्ड राइट नाउ। दोस्त लोग बैठे हुए हैं और चौड़ मारते हैं कि देख तेरा दोस्त जो है एक बार में पूरी बोतल पी जाता है, और देख तेरा भाई सीधा खड़ा, गाड़ी भी तेरा भाई चलाएगा। तो दिस पर्सन इज़ नथिंग बट जस्ट अ डिसेंसिटाइज्ड वर्जन। उसको दारू पीते हुए समय हो गया है, शरीर को इन्फॉर्मेशन गई कि भैया ये व्यक्ति दारू बहुत पीता है, तो लिवर के अंदर में जो दारू को काटने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम्स हैं, उनका ज़रा जो कंसंट्रेशन है उसको बड़ा ज़रा बेजल लेवल पर ही बढ़ा दिया जाए, ताकि जब कल को ये दारू पिए तो हम जल्दी जल्दी से उस अल्कोहल को काट छाट करके जल्दी से हम शरीर से बाहर निकलवा सकें। अब जहाँ पर उस व्यक्ति को सेम हाई आने में, सेम नशा होने में, जहाँ उसको 2 पैग लगते थे आज की तारीख में उसको 10-12 पैग में वो सेम नशा आता है, और वो दुनिया को माचोपंती बताता फिर रहा है कि देखो तुम्हारा भाई जो है टैंकर है, इतनी दारू पी जाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं है। जो पैग नए वाले बंदे को 200 रुपये का पड़ेगा, ये बंदे को वो सेम हाई 1200 रुपये की पड़ेगी। तो बस वो ये डींगे हाँक रहा है कि वो 1200 रुपये में सेम लेवल ऑफ हाई ले सकता है। इट इज़ एज़ गुड एज़ के जो मोबाइल फ़ोन को लेकर के चल रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हाँ महंगा वाला है तो इट कैन एक्ट एज अ सोशल करेंसी, स्टेटस सिग्नलिंग। खैर, हम बात कर रहे थे डिसेंसिटाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन की। तो डिसेंसिटाइजेशन एक, आप चीज़ों से बार बार रूबरू होते रहते हैं तो आपका सेम डोपामिन अब रिलीज़ नहीं होगा। वो डोपामिन जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते थे शुरुआती दिनों में, जब निकलता था, हाथ भी छू जाता था तो दिल की धड़कन और डोपामिन इतना सिक्रीट हो जाता था कि क्या क्या सोच रहा भाई, ऐसे मत सोचो अरे मतलब अपना अपना टाइम मत सोचो, कहानी सुनो आगे भाई। तो वो चीज़ अब नहीं होगी। वो जो मज़ा पहली दफ़ा सेक्स करके आया था, वो जब 100-200 बार हो जाएगा तो वो मज़ा अब नहीं रहेगा। वो डिसेंसिटाइजेशन इंसान की प्रवृत्ति है, और वो कई तरीक़ों से सामने आता है। वो मेंटल रेल्म में, वो फिज़िकल रेल्म में, फिजियोलॉजिकल रेल्म में, हर रेल्म में सामने आता है। तो एक रेल्म उसका मेंटल भी है, जहाँ पे जब चीज़ों को आप बार बार देखते चले जाते हैं तो फिर एक वक्त के बाद आप उसके लिए डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। एंड दैट डिसेंसिटाइजेशन इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव कॉनोटेशन में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अपनी इमर्सिव ट्रेनिंग करते वक्त सिद्धार्थ देखते हैं, क्योंकि केवल साइंस नहीं है, जैसे इसमें ह्यूमन जो जाता है, इमोशंस मैनेजमेंट। एक ऐसा बंदा जिसको कोलोन कैंसर है और बच्चे हैं 3, जो पढ़ नहीं पा रहा है कि कंसेंट फॉर्म क्या होता है, और उसको ये बताना, डिसाइड करना कि क्या उसको जो नई मार्केट में ट्रायल ड्रग चल रही है उसके ऊपर डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता है। क्योंकि एक वक्त के बाद में चीज़ें आज सो एम्बिग्यूअस कि देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल। ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है कि ये करना ख़त्म बात। चीज़ें आर टू कॉम्प्लेक्स। मतलब इवन के लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लिवर कैंसर, तो दैट इज़ लाइक वन टाइप ऑफ लिवर कैंसर। नहीं, वो एक लिवर कैंसर भी कई तरीके का हो सकता है कि वो प्रोन था किसी पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन की वजह, वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो उसको प्रोन होकर के वहाँ तक पहुँचा है। अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री है, ओबेसिटी की हिस्ट्री रही, या क्या कहीं किसी ऐसी जगह पे जॉब की जा रही है जहाँ पर इस तरीके का एक्सपोजर एग्जिस्ट करता था। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर भी इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके का होता है, और ह्यूमन वर्जन इसके अंदर में मौजूद है कि आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं या कर रहे होंगे तो वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल नहीं है किसी
टीचर की तरह कि आज ये पढ़ाना है, पढ़ाया, निकल गए। वो हर दिन की लड़ाई है, हर बार की लड़ाई है, हर रोज़ की लड़ाई है। उस पेशेंट को पहली बार न्यूज़ ब्रेक करने से लेकर के उसके घर वालों को ये न्यूज़ ब्रेक करने तक कि वो पेशेंट अब नहीं रहा है, की जर्नी है। और ऐसी जर्नी है जो बार बार जी जाएगी। सिसिफस याद है? तो उसको सज़ा मिली कि ये पत्थर लेके जाओ ऊपर, और जब तक ऊपर तक पहुंच जाता है वो, तो फिर वो पत्थर लुढ़क कर के नीचे आ जाता है, और फिर वो चढ़ता है, फिर पत्थर ऊपर आता है, फिर वो नीचे गिरता है, और वो चलता रहता है। कुछ ऐसी सी है ज़िंदगी उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर में, कि आपको हर बार गिरेंगे, उतनी चोट लगेगी, फिर आप वहीं से नीचे से उठ कर के दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो लोग आते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, है क्या भाई ये कैंसर है क्या? क्या कब से चल रहा है इस दुनिया में? था हमको तो नहीं पता, हमारे माँ बाप को तो नहीं था कभी। क्या ये जो जंग है कैंसर की, कभी हम जीतेंगे? ये किताब वही सारे सवालों को छूती हुई जाएगी कि कब से है, क्यों है, क्या था, कौन सी दुनिया थी। और इस तरीके से लिखी भी गई है कि आम आदमी पढ़ पाए, क्योंकि नॉन फिक्शन की कैटेगरी की पॉपुलर साइंस बुक है, तो उतना ज़्यादा जितना मैं शुरुआत में कॉक्स 1 कॉक्स 2 में घुस गया था वहाँ तक तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। क्योंकि ये धंधा है, इसमें पूरा स्पेक्ट्रम है कि जैसे जैसे आप किसी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, आप उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पर स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। एक डॉक्टर को नहीं झिलेगा कि मैं उसको जाकर के मॉलिक्यूलर डिटेल्स बताऊं कि किस तरीके से एराकिडोनिक एसिड को कॉक्स 2 या कॉक्स 1 कन्वर्ट करता है, ल्यूकोट्रिन्स बनते हैं, आपके बाकी जितने भी कंपाउंड बनते हैं, उसको नहीं झिलेगा उस पर्टिकुलर तरीके का जो डिस्कशन है। वो बोलेगा कि भैया मेरे को थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल लेवल पे बता दो। उसी तरीके से आप एक एक कदम नीचे आते चले जाएं। जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप चीज़ों को या बात को डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं। और बात किसी को भी क्यों ना बताई जाए, ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि वो 100% कम्युनिकेट ही नहीं की जा सकती। ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आप बोल सकते हैं कि ये बात तो कम्युनिकेट हो गई मुझे ये बात कम्युनिकेट हो गई क्योंकि आपके पास ये पहले से आइडिया था, जिसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया। अभी जाइए ज़रा 5 साल के बच्चों को बोल के दिखाइए तो बोले हैं क्या बोल रहे अंकल तो ये कोई बात किसी को समझ आ जाती है, ये समझने वाले की ताकत है, न कि समझाने वाले की। खैर, एवरीथिंग कैन बी लर्नड बट नथिंग कैन बी टॉट। तो ये लर्निंग बट आई एम नॉट टीचिंग। अगर फ़िलोसफिकली बकैती ही करने पर उतरा जाए तो 3 शब्द हैं। एक तो मौत, और मौत बहुत ही स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में बात करेंगे, बहुत अलग अलग जगह बात होती है मौत की। मौत बहुत सारे लेवल्स पे हो सकती है। हाँ, आप चीज़ें भूल गए हैं वो भी मौत ही है, क्योंकि जो व्यक्ति लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी लेवल पे हो रहा है। अगर आप अपना ही ज़िंदगी भूल चुके हैं, तो जो व्यक्ति था वो अब वो नहीं है। मतलब वही फ़िलोसफिकल बकैती कि एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्जन हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी के। महात्मा गौतम बुद्ध बड़ा लंबा नाम हो गया। तो बुद्ध जो है बैठे हुए थे, और कोई व्यक्ति आता है, या तो उनके मुंह पे थूकता है या फिर छांटा मारता है और चला जाता है और रोने लगता है। नदी में जाता है, नदी में खड़ा होता है और फिर वापस आता है, फिर फूट फूट के रोने लगता है, बोलता है कि सॉरी भाई साहब सॉरी वो थोड़ा भावना बह गया था मैं, तो थप्पड़ लगा दिया, आपको माफ़ी दीजिएगा। अब इसके अंदर में प्रॉब्लम यह है कि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि क्या देखो, तो जिसने थप्पड़ मारा था वो व्यक्ति तो तुम नहीं हो, क्योंकि जो थप्पड़ मार के गया था वो कोई और था, जो तुम आए हो अब बदल करके आए हो वो व्यक्ति, अब वो तुम रहे ही नहीं हो। और इसको एग्जांपल से समझाते हैं तो ऐसे समझाते हैं कि देखो, तुम जिस वक्त नदी में पैर रखे, तो अब पर्सन कैन नॉट सेट फुट इन अ रिवर ट्वाइस। अब क्योंकि दो लेवल पर ये कहानी चल रही है। पहला, एक तो एक बंदा किसी नदी में 2 बार पैर रख ही नहीं सकता, क्योंकि नदी ही अपने आप में बह रही है, तो जिस नदी में तुमने पैर रखा था वो नदी आगे बढ़ गई ना। और दूसरा लेवल है कि जो व्यक्ति ने पहला कदम रखा था, दूसरा कदम वो व्यक्ति रखता ही नहीं है।
तो यहाँ पर भी एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है मेमोरी के लेवल पर, तो उसको भी हम एक लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत मौत की कैटेगरी में डाल लेते हैं बाकायदगी के लिए, फिलोसफिकली। फिर दूसरे लेवल की मौत होती है आपके वाइटल्स, जो सो कॉल्ड डॉक्टर वाली जो मौत होती है कि उसके अंदर में या तो ब्रेन चलना बंद हो गया है, जिसके भी भाई डॉक्टर आता है आँख पे मारता है टॉर्च, बोलता है देखता है कि पिपिलरी डायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करेगा थोड़ा बहुत, बोलेगा नहीं आपने लाने में बहुत देर कर दी। तो ये वाला जो टिपिकल मौत होती है जिसको हम सब लोग मानते हैं कि मौत है, जिसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर में उसको दफना दिया या जला दिया जाता है, ये दूसरे लेवल की मौत है। इसके अलावा भी है। अब इसके अलावा क्या है कि अब जिस वक्त ये डेड घोषित किया गया है डॉक्टर के द्वारा, उस वक्त उसके सारे सेल्स तो डेड नहीं थे, अभी भी उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, अभी भी उसकी आंखें ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं और की जाती हैं, की जानी चाहिए। और ये आंखें अब किसी दूसरे की नज़र का काम करेंगी। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन मूवी का रिकमेंडेशन है, द शिप ऑफ थीसियस, और एक है विल स्मिथ की 7 पाउंड्स। तो ये दोनों मूवी इसी पर्टिकुलर रेल में घूमती हैं, तो देख लेना, मूवी बहुत बेहतरीन है दोनों के दोनों। खैर, तो एक ये भी मौत है जो कि अब जब आपके हर एक सेल मर जाए तो वो एक मौत है। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरे तरीके लॉस नहीं हुई है, अगर मैं आपका एक भी सेल ले लूँ, आपकी चीक सेल ले लूँ और उसमें से आपका पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके बना लूँ और मेरे पास इनफ ताकत मौजूद हो, जो कि काफ़ी हद तक है भी हमारे पास, और मैं क्या करूं कि वो पर्टिकुलर सेम डीएनए लेकर के, और जिस तरीके से हमने डॉली शीप बनाई जीन क्लोनिंग वगैरह करा करके, अब ये डीएनए की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उस डीएनए को लेकर के मैं दोबारा से आप ही का शरीर वापस से पैदा कर सकता हूँ, तो अभी इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुई है। तो एक इस लेवल पर आदमी मरता है कि जब आपका डीएनए के लेवल की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाए तब भी आप मरेंगे। एक लेवल ये है मरने का। अब मरने के बाद ये भी है, और इसके अलावा आप जो है अपने बच्चों की फॉर्म में, अपने भाइयों की फॉर्म में भी ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि आपका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही आइडेंटिकल है। तो जिस तरीके से 2 आइडेंटिकल ट्विंस के जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होगा, लेकिन अगर सिबलिंग्स होते हैं तो थोड़ा और कम आइडेंटिकल होता है। अब यहाँ पे जो आइडिया है मौत का, जो मैं आइडिया बोल रहा हूँ, वो मौत का आइडिया ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर ही एप्लीकेबल है ना। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म में ही इस तरीके की सो कॉल्ड मौत नज़र आती है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया में तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि भाई बैक्टीरिया में वो डिवाइड होता है तो 2 में बदल जाता है, मतलब इट इज़ नॉट डाइंग टिपिकल वाला डाइंग, क्योंकि वो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं कि उसके अपने खुद से अपने डॉटर सेल के अंदर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखा जाए तो बस खुद ही तो ट्रांसफॉर्म हुआ है 2 सेल्स के अंदर में, मरा कहाँ है सो कॉल्ड। तो जनरली हमको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो टिपिकल मौत होती है, खुद को ख़त्म कर लेना, नष्ट कर लेना, वो नहीं नज़र आता है। वो हमको नज़र आता है यूकैरियोट्स के अंदर में। यूकैरियोट्स के अंदर में जिस तरीके से द आइडिया ऑफ एपोप्टोसिस, मतलब कि सेल सुसाइड बोल देते हैं आसान भाषा के अंदर में, कि ख़ुद को मारने की क्षमता रखना। मतलब मेरे शरीर के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर सेल आतंक, मेरी खुद की सेल है और आतंक मचा रही है तो या उसके अंदर में कोई इंजरी हो गई है, तो इस तरीके के पाथवे, इस तरीके के जीन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्टिव हो गए, तो सेल खुद ब खुद मर जाएगी, खुद ब खुद सुसाइड कर लेगी। इसको एपोप्टोसिस बोल देते हैं। अगर किसी चोट वगैरह से मर जाते हैं तो वो नेक्रोसिस की कैटेगरी में चला जाता है। पैथोलॉजी की क्लास तो चल नहीं रही है, तो फिर थोड़ा बहुत अब ये सारी बातें बताई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, इनकी है ना प्रॉब्लम कैंसर वाली। भाई बैक्टीरिया की कैंसर की प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर की जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। और उसके अंदर में ये दोनों ही प्रकार से, एक है जब चीज़ें नॉर्मल चल रही हूँ, जितना डिवाइड करने को बोला जाए उतना डिवाइड किया गया और उसके बाद रुक गए। चोट लगी है, चोट के बाद वहाँ पे गड्ढा बन गया, गड्ढा बनने के बाद वहाँ पे सेल डिवीज़न शुरू होगा, सेल डिवीज़न होगा, सेल बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक हाथी के बाद रुक जाएंगी, क्योंकि आपको रोकना था। अब वो जितनी बनेंगी उतनी ही मरती जाएंगी, जितनी बनेंगी उतनी मरती जाएंगी। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सा मेंटेन हो जाएगा और बढ़िया, गुड, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन इसके एक कदम ऊपर का लेवल और इसके एक कदम नीचे का लेवल अगर देखें, तो इसके एक कदम ऊपर का लेवल, जहाँ पर सेल नॉर्मल जो उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है वो डिवीज़न की है। मतलब सेल डिवाइड करते रहेगी। असल में सेल के डिवीज़न के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे जीन्स हमारे सेल्स के अंदर में मौजूद होते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं सेल के डिवीज़न को।
थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अगर हम घुस रहे हैं तो इस लेवल पे घुस लेते हैं कि भाई जो सेल है वो ज़्यादातर ना ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब सेल ऐसे ही पड़ा रहता है ना, डिवाइड कर रहा होता है। जब डिवाइड करना होता है तो फटाफट से डिवाइड कर जाता है वो तो लेकिन ये जो पूरा का पूरा सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, जब एक सेल 2 सेल के अंदर में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत सारे हमने रेगुलेशंस लगा रखे हैं इसके ऊपर कि भाई तुम मतलब जिन लोगों को भी समझ में आता हो केवल उन लोगों के लिए शब्दावली G1 to M, सॉरी माय बैड G1 to S वाला मतलब आपका रेगुलेटर हो, या G2 to फिर M S, हे भगवान क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, जीवन से एस में घुसने के लिए बीच में आपका फट्टा मतलब पार करना पड़ता है कि आराम से सेल जब डिवाइड कर रही है तो रेगुलेट कर लिया जाए। जब तक सेल के पास इनफ प्रोटीन नहीं होंगे तब तक उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। फिर एस से आगे उसको एक चेक पॉइंट होता है, वहाँ पर चेक पॉइंट जो है रोक लिया जाता है। आगे और भी चेक पॉइंट होते हैं। तो सेल जब डिवाइड कर रही होती है तो हमने एक्चुअली में बहुत सारे चेक पॉइंट बना रखे हैं, नाके बना रखे हैं। जिस तरीके से आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो चेक पॉइंट्स आते हैं तो आपको हल्का हल्का सा रोकते हैं और पुलिस वाले, और रोक करके बोलते हैं कि जा दिखाओ तुम क्या नाम है उपद्रवी हैं, उपद्रवी बोलेंगे कि तो नहीं हो तो अपना ज़रा लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट पहने हो कि नहीं पहने हो, इज्जत से गाड़ी चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, PUC कराए कि नहीं कराए। तो इस तरीके से सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो उसके भी चेक पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे। अब ये चेक पॉइंट अगर कभी कोई ख़राब हो जाए तो ये सेल जो है वो पागलों की तरह डिवाइड करती चली जाती, और ये जो सेल डिवाइड करते हुए जो पगला रही है यही एक गांठ बन जाती है। और इसी को हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न बोलते हैं, जो कि कैंसर जिसको बोल दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर में अगर आप देखें तो जो इस तरीके के जीन्स होते हैं, इस तरीके की म्यूटेशन हो जाती हैं इन पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स पे। वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब उसमें तो हम ब्राका P53 पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं दुनिया घूम सकते हैं, जो कि आएंगे इस पर्टिकुलर किताब के अंदर में। बट ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे जीन्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं जिनको करना चाहिए। सेल साइकिल में जो प्रोटीन्स अक्सर सेल के डिवीज़न को रेगुलेट कर रहे होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो आपका कैंसर जो है हो जाता है। तो मतलब कि कैंसर के लिए ये नहीं है कि कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया और वो वायरस आया और उसने सेल को बोला चल तू कैंसर में बदल जा। वो असल में कर ये रहा है कि वो जब वायरस आया तो वायरस के पास अपना DNA है, उसने अपना DNA हमारे DNA में घुसेड़ना होता है, और गलती से अगर उसका DNA हमारे DNA में एक ऐसी जगह घुसेड़ दिया जहाँ पर एक ऑलरेडी जीन था, मान लो कि वो जीन वो पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट जीन था जो कि सेल साइकिल के अंदर में उत्तरदायी था, उसका एक अच्छा खासा रोल था। अब संभावना है कि यहाँ पर जो म्यूटेशन हो गई है, यहाँ पर जो इंसर्शनल म्यूटेशन हो गई है कि भैया पूरा का पूरा घुसेड़ दिया गया है आपका DNA का टुकड़ा, और अब जो जीन था वहाँ पर वो एक तरीके से टूट गया है, क्योंकि वायरस का जो DNA है वो घुस गया है हमारे DNA के अंदर में, और जिसकी वजह से प्रोटीन ठीक से नहीं बनेंगे, चेक पॉइंट ठीक से काम नहीं करेंगे, और सेल की संभावना बनती भी है कि वो क्या करने लग जाए, पागलों की तरह डिवाइड करने लग जाए। तो एक ख़ास तरीके की म्यूटेशंस, और केवल एक नहीं कई तरीके की म्यूटेशंस अलग अलग वजहों से हो सकती हैं। ये म्यूटेशंस किसी केमिकल की वजह से हो सकती है, कोई केमिकल आ गया उसकी वजह से ये म्यूटेशन हो गई। यूवी लाइट आई उसकी वजह से DNA के अंदर में चिपका थायमिन डाइमर बनता है, मतलब वो चिपक गया, मतलब बेसिकली चीज़ें। या कोई इस तरीके के वायरस वगैरह आ गए जो आपके म्यूटेशन करा सकते हैं अल्टीमेटली, और इस तरीके की कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस बन जाएं जिनका अल्टीमेट प्रभाव है कि सेल जो अपने सेल डिवीज़न को रेगुलेट कर पाता था वो सेल डिवीज़न को अब रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। अब ये जो एक सेल है जिसके साथ एक कारनामा कांड हुआ है, वो सेल जो है आपका कैंसरस सेल के अंदर में तब्दील हो गई है। तो चीज़ों को अगर दोबारा से कंक्लूड किया जाए तो सेल डिवीज़न बेहद ज़रूरी प्रोसेस है। आपको बड़ा होना है, आपको साइज़ में बड़ा होना है, आपको रिपेयर करना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसके लिए सेल डिवीज़न ही काम आ रहा है। बट अगर किसी भी वजह से ये डिवीज़न ठीक से रेगुलेट ना हो और हाथ से बात फिसल जाए और सेल डिवाइड करने लगे पागलों की तरह,
तो वो आपका कैंसर की कैटेगरी के अंदर में चला जाता है। और ये सोचने का ही तरीका है कि कि वो हमारा ज़्यादा बेटर वर्जन है अगर देखा जाए तो। भाई रुकती नहीं है, पागलों पागलों की तरह इतना बुरा डिवाइड करती हैं कि जहाँ से खाना मिलेगा खाना ले लेंगी, और दूसरे को लात मारना पड़े लात मार देंगी। अपनी खुद की पूरी नई तरीके की ब्लड सप्लाई क्रिएट करनी है, एंजियोजेनेसिस, कि अपने लिए खुद के खाने का जुगाड़ करना है, खुद के ब्लड सप्लाई का जुगाड़ करना है, खुद के ऑक्सीजन का जुगाड़ करना है, क्योंकि ये चीज़ें तो चाहिए ना किसी भी सेल को अपने लिए। तो वो अगर देखा जाए तो भाई साहब हमारी जो नॉर्मल सेल है उसका इवॉल्व वर्जन सा है, लेकिन वो इवॉल्व वर्जन हमको ही मार देता है अल्टीमेटली। लेकिन अगर वो कल को वो करने लग जाए, मतलब कामयाब हो जाए, तो क्या ही सिचुएशन होगी। तो ये एक और नज़रिया है ये कैंसर के जो सेल्स हैं उनको देखने का। अब हॉस्पिटल के अंदर कालरा और सिद्धार्थ मुखर्जी की मुलाकात हुई है। सिद्धार्थ मुखर्जी पूरी कोशिश करता है कि उनको समझा दिया जाए कि उनको क्या हुआ है। उनको असल में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया हुआ है। एक बार किसी व्यक्ति को ये बताने के बाद कि उसे क्या हुआ है, आप अगला सवाल उसका अगर उसको नहीं बताए तो, अगर उसका साइंस से रिलेशनशिप नहीं है, उसको बेसिक जानकारी नहीं है, तो उसका लॉजिकल होता है कि भैया मेरे ज़िंदा बचे रहने की क्या संभावना है। तो उस टाइम पर वो बोलते हैं कि संभावना तकरीबन 30% होगी, बट हमारे पास इलाज है, और इलाज मतलब इतना इस पर्टिकुलर कोई वैसे इतनी परसेंटेज नहीं निकाल करके देता है, लेकिन ठीक है। तो वो ये इस बहुत ही स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ये बात बोली जा सकती है कि हमने अभी तक इतने लोगों को ट्रीट किया है, ये पर्टिकुलर इलाज चला था, और उसके अंदर में से हमने देखा कि तकरीबन 30% लोगों ने उस पर्टिकुलर कॉकटेल, उस पर्टिकुलर दवाई को इस पर्टिकुलर केस के लिए अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। इसे मिलती जुलती जो कैंसर की अपने आप में इतनी दुविधा है कि इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी मूवीज़ कैंसर की हैं। शुरुआत होती है आनंद मूवी से, लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। और जितने भी नॉस्टैल्जिया वाले लोग हैं उनको आनंद मूवी बहुत पसंद आएगी। उसके गाने, लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, एक रील भी बनाई थी शायद मैंने, मुझे जहाँ तक याद है इस पर्टिकुलर उस पर, कल हो ना हो, जो उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही, मतलब कि वन ऑफ द पॉपुलर है। जो पॉपुलर नहीं रही है और कैंसर पर हैं उनमें से कुछ हैं, जैसे कि जो मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, 10 विदानियाँ, आप देख सकते हैं। हॉलीवुड में विदाउट अ डाउट जो मेरे लिए नंबर 1 पे आती है वो है, एक राइटर है, राइटर का नाम है जॉन ग्रीन, और हैंक ग्रीन जॉन ग्रीन ने नॉवल लिखी थी द फॉल्ट इन आवर स्टार, और जो इंडिया के अंदर में जो सुशांत सिंह राजपूत ने उसका इंडियन वर्जन किया था। ये किताब मैंने पढ़ी थी, और मुझे मतलब एक्चुअली जो हमारे जॉन ग्रीन है, जॉन ग्रीन भाई साहब पहले से ही बायोलॉजी के बहुत बड़े, बायोलॉजी के क्या मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो क्रैश कोर्स चलाते थे इंटरनेट पे, यूट्यूब पर व्लॉग ब्रदर्स के नाम से उनका चैनल है। बहुत बड़ा हिस्सा मेरी लाइफ का ग्रीन ब्रदर्स के साथ बीता है, कई साल, मतलब दशक लगा लीजिए उनके कंटेंट को देखते देखते बीता है। यहाँ तक कि अपने नॉवेल्स के पहले चैप्टर भी वो अपने यूट्यूब वीडियोज़ में पढ़ करके सुनाया करते थे। और धीरे धीरे ये नावल इतना बड़ा बना कि इतनी सारी मूवीज़ इस पे बनी। और अजीब बात है कि द फॉल्ट इन आवर स्टार मूवी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर उनकी जो अगली थी द टर्टल्स ऑल द वे डाउन, वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, भले से उसके ऊपर में भी पेपर टाउन, इन सब पे भी बुक भी है और मूवी भी है। अजीब बात यह है कि अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, और जो उनके भाई जॉन ग्रीन के जो भाई हैं हैंक ग्रीन, और जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सामान इंटरनेट के ऊपर डालते हैं, उनको कैंसर हुआ और वो अभी कैंसर के ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी शो भी करते हैं। वो अभी हॉजकिंस लिम्फोमा उनको डिस्कवर हुआ था, दवाइयाँ ववाइयाँ ली गई होंगी, और उसके बाद ये सारा का सारा उनका ट्रीटमेंट चला। अपनी ज़िंदगी है ये पर्टिकुलर मूवी अपने आप में। इसके अलावा जो मुझे अपनी याद है कि बैचलर्स में मैंने देखी थी, और कैंसर से रिलेटेड थी और बहुत अच्छी लगी थी मुझे उस टाइम पर। एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर कि भाई मुझे कैसी लगेगी, बट दैट वाज 50-50। तो आनंद, 10 विदानियाँ, कल हो ना हो, और यहाँ पर इंटरनेशनल मतलब हॉलीवुड वाले के अंदर में अगर मैं याद करूँ तो 50-50 और द फॉल्ट इन आवर स्टार, ये कुछ चुनिंदा मूवीज़ हैं। जाहिर सी बात है लिस्ट अगर बंद तो होती नहीं है, वो तो लिस्ट चलती ही चली जाएगी। अजीब है क्योंकि कैंसर बोलते ही ना लोगों को लगता हाँ तो मरेगा और
लोग अपना बेस्ट जीते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन अजीब बात ये है कि यार मरने तो सभी वाले हैं ना, तो सब अपना बेस्ट क्यों नहीं जी रहे हैं? आखिर क्या खूबसूरत बात है मौत में कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि अगर आप अगले 6 महीने में मरने वाले हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा करते हैं। इससे इससे एक मूवी और याद आ रही है मुझे, वो है द बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट आप सब ने सुना है कि मरने से पहले आप अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं, लेकिन मालूम है बकेट लिस्ट का लिस्ट से, जो हम लिस्ट बनाते हैं पेपर पेन पेपर लेकर के, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। बकेट लिस्ट का मतलब होता है कि व्यक्ति को जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता था तो उसके पाँव के नीचे बाल्टी रखी हुई थी और बाल्टी को लिस्ट गिराना, वो उसका आखिरी काम होता था, बाल्टी को गिराना, जिसकी वजह से वो मरता था, और वो आखिरी काम को बकेट लिस्ट कहा जाता है। और असल में ये मूवी जब आई थी तब जा कर के ये वर्ड जो है वो पॉपुलर हुआ माशरे के अंदर में, और आज हर बंदे को बकेट लिस्ट शब्द पता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि बकेट लिस्ट का लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। भले से लगता है ऐसा ही कि चलो बकेट लिस्ट बनाते हैं, तो लोगों को लगता है चलो लिस्ट बनाते हैं कोई ऐसी लिस्ट बनाते हैं जो हम मरने से पहले जो पर्टिकुलर काम हम करना चाहेंगे, जिसके अंदर में मॉर्गन फ्रीमैन और जैक निकल्सन, ये लोगों की मूवी है। मूवी का नाम बकेट लिस्ट। मैं चाहता था मतलब अगला चैप्टर शुरू करूं, लेकिन अगला चैप्टर हम अगली बार शुरू करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा होने को आ गया है और हम अपना प्रोलॉग ख़त्म कर चुके हैं। तो हम अपने अगली बार जब मिलेंगे तो इसके पहले चैप्टर के साथ हम अपनी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।